मैंने पुतिन से साफ कह दिया था कि अगर तुम यूक्रेन में घुसे तो मैं मॉस्को में बम मारूंगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। फिर पुतिन बोले कि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन सच बताऊं तो वो भी अंदर ही अंदर 10% तो लगभग मान ही गया था। मैंने शी जिनपिंग को भी ताइवान के सिलसिले में ऐसे ही समझाया था। जिनपिंग को लगा कि मैं सनक गया हूं, हालांकि हम दोनों में कोई दरार नहीं आई। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने 2024 चुनाव के एक फंड रेजर की ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से ये दावा किया है। रिपोर्ट सामने आई तो रूसी सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया। जवाब मिला कि मैं ना इस बात की तस्दीक कर सकता हूं न इनकार। अब ट्रंप का ही एक और बयान सुन लेते हैं। अब देखिए, सच पूछिए तो पुतिन की तरफ से बहुत बकवास झेलनी पड़ती है। बातें करते हैं मीठी मीठी, हर बार नरमी से पेश आते हैं, लेकिन फिर निकलता कुछ नहीं, सब ढकोसला। ये रोज रोज की बकवास हो गई है। पुतिन मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ये सब कुछ ट्रंप ने 8 जुलाई को कहा था। आपने सुना ही है कि दुनिया गोल है, हम घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन जंग भी घूम फिरकर उसी मोड़ पर आ गई है जहां डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने से पहले हुआ करती थी। यूक्रेन के लिए उनकी नीति भी जो बाइडन नुमा हो रही है। 7 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को कुछ और ज्यादा हथियार भेजेंगे। यही ट्रंप थे जिन्होंने 5 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन की आंखों में ईमान देख लिया था। कहते थे कि मुझे यकीन है कि व्लादिमीर शांति चाहते हैं, लेकिन अब पुतिन का जिक्र आते ही भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ कभी व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को लगभग डपटने के अंदाज में बात की थी। अब वही ट्रंप जेलेंस्की के मुखालिफ नहीं जान पड़ते। उधर रूस यूक्रेन के बीच हमले भी लगातार जारी हैं परस्पर। 9 जुलाई को भी यही हुआ। तो आज के शो में रूस यूक्रेन मोर्चे की ताज़ा तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या ट्रंप और पुतिन का ब्रोमांस अब खत्म हो चुका है, क्या एक दिन में जंग रुकवाने का दावा अब 1 साल में भी पूरा नहीं होगा, और क्या ये जंग अभी और लंबी चलने वाली है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bajaj Freedom, Candid and Sensodyne K. दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। सबसे पहले वॉर फ्रंट से अपडेट्स। 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। कई शहरों पर एक साथ हमले हुए। सबसे बड़ा हमला लुत्स्क शहर पे हुआ। यह यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। मानवीय मदद और हथियारों का ट्रांजिट हब है। रूसी हमलों में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी रात यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में उनके 3 लोग मारे गए, 7 घायल हैं। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। जमीन पर भी रूस की बढ़त जारी है। जून 2025 में रूस ने यूक्रेन का 556 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया था। यह इलाका पूरी दिल्ली का 1/3 हिस्सा है। यूक्रेनी साइट डीप स्टेट के मुताबिक ये इस साल की सबसे बड़ी बढ़त है। इसका मकसद है यूक्रेन के भीतर बफर जोन बनाना। जून 2025 में ही रूस ने यूक्रेनी शहर डोनेस्क के पास एक लिथियम खदान भी हथिया ली। एक खदान यूक्रेन और अमेरिका मिनरल डील का आधार थी। यहाँ पर लिथियम की भरपूर मात्रा है। लिथियम इलेक्ट्रिक बैटरियों और हाईटेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अमेरिका इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानता है। इसलिए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन से इस बाबत समझौता किया था, लेकिन अब यह खदान रूस के कब्जे में है और जैसे तैसे जमीन जाती रहेगी। यूक्रेन के पास सौदा सिर्फ दिखाने को ही बच पाएगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। फिलहाल यूक्रेन की कुल जमीन का करीब 19% जो हिस्सा है वो रूस के कब्जे में है। इसमें 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया के अलावा कुल 4 इलाके शामिल हैं। कौन कौन से? डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसन। हालांकि क्रीमिया के अलावा बाकी 4 में से सिर्फ एक इलाके पर रूस टोटल कंट्रोल का दावा करता है। जुलाई 2025 में ही रूस ने लुहांस्क पर टोटल कंट्रोल का दावा पेश किया था। ये तो हुए वॉर फ्रंट से अपडेट्स। अब ट्रंप पुतिन पर वापस लौटते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी थामी
2024 में वो चुनाव प्रचार के दौरान कहा करते थे कि 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, तब वो यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद के भी खिलाफ थे। पद पर बैठे तो रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध बहाली पर बात बनी, यूक्रेन को जंग के लिए दोषी ठहराया। 19 फरवरी को ट्रंप बोल पड़े कि जरा सोचिए कि एक मीडियोकर कॉमेडियन अमेरिका से $350 अरब फुसला कर ले गया। इसी महीने यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में अमेरिका ने 2 बार रूस का साथ दिया। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग की तीसरी बरसी पर यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। यूरोप ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें रूस की आलोचना थी और यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन था। अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया और ऐसा करते हुए वो रूस, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस की लाइन में खड़ा था। भारत समेत 65 देशों ने वोटिंग से किनारा कर लिया था। फिर अमेरिका ने खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा, कहा कि जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसमें रूस को कोई दोष नहीं दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद 28 फरवरी को ट्रंप और जेलेंस्की की ओवल ऑफिस में भयंकर बहस हुई। रूस को मजा आ गया। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप और जेडी वांस ने जेलेंस्की को घूंसा नहीं मारा, यह भी चमत्कार है। मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट पर रोक लगा दी। इसी दबाव में यूक्रेन को अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर हामी भी भरनी पड़ी। क्या था वो प्रस्ताव, वो तो आगे बताएंगे। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। लेकिन मार्च के अंत तक अपनी कोशिशों से ट्रंप थकने लगे थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप टीम ने जब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करनी शुरू की तो उसका सबसे शुरुआती प्रस्ताव 11 मार्च को रखा गया। प्रस्ताव था कि दोनों पक्ष 30 दिनों के बिना शर्त पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएं। 30 डे सीज फायर और इस युद्ध विराम के दौरान जंग खत्म करने का एक व्यापक प्लान बने। यूक्रेन तो तुरंत मान गया, लेकिन पुतिन ने पूर्ण युद्ध विराम पर हामी नहीं भरी, बात एक सीमित युद्ध विराम तक ही रोक दी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी ऊर्जा ढांचे पर हमले रुके। ब्लैक सी सीज फायर यानी समुद्र में भी युद्ध विराम हुआ। दिन बीते तो दोनों पक्षों ने इसके उल्लंघन के आरोप भी लगाए। खैर, जितना कुछ भी हुआ उतने से युद्ध रुकने की हालत पैदा नहीं होनी थी, इसलिए बातचीत आगे जारी रही। इन मीटिंग्स का कुछ निष्कर्ष न निकलता तो ट्रंप समय समय पर पुतिन से नाराजगी भी दिखाते। 30 मार्च को उन्होंने कहा कि वो पुतिन से खासा नाराज हैं और अगर उन्होंने नेगोशिएशन को बेवजह खींचा तो रूस पर सैंक्शन लगाएंगे। वो अलग बात है कि इन सैंक्शंस के नामो निशान अब तक नहीं दिखे हैं। 24 अप्रैल को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ट्रंप ने कहा, व्लादिमीर स्टॉप, लेकिन व्लादिमीर नहीं रुके। 10 मई को यूरोपीय देशों ने रूस से अपील की कि वो बिना शर्त 30 दिनों के युद्ध विराम पर हामी भरे। रूस को 12 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया। प्रस्ताव ठुकराने पर कड़े सैंक्शंस लगाने की बात भी कही गई थी, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव का सीधा जवाब देने के बजाय रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में सीधी बातचीत की पेशकश की। पुतिन के इस प्रस्ताव के बाद 11 मई को ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज की कूटनीति पर पानी फेर दिया और जेलेंस्की से कहा कि उन्हें पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद 11 मई को ही जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो तुर्की के शहर इस्तांबुल जाएंगे और पुतिन का वहीं पर वेट करेंगे। इस मीटिंग के आसार पैदा ही हो रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया कि वो भी इस्तांबुल जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। न पुतिन तुर्की पहुंचे, न ही ट्रंप। और ट्रंप उस दिन कतर में थे। वहां उन्होंने कहा कि अगर मैं तुर्की नहीं गया तो पुतिन क्यों ही जाएंगे, जबकि जेलेंस्की तुर्की पहुंचे थे, अकेले वेट कर रहे थे। लेकिन पुतिन की गैर मौजूदगी में उन्होंने बातचीत में खुद हिस्सा नहीं लिया और यूक्रेनी रक्षा मंत्री की लीडरशिप में एक टीम भेज दी। रूस और यूक्रेन की सीधी बातचीत तो हुई, लेकिन इस बातचीत से कुछ भी नहीं निकला। उल्टा रूस के हमले और तेज हो गए। इसके बाद 19 मई को ट्रंप और पुतिन की फोन पे बातचीत हुई। सबको उम्मीद थी कि सीज फायर पे कुछ बात बनेगी, लेकिन इस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन में सीधी बातचीत होगी। पुतिन इस बाबत एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर 3 सालों का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया था। 13 लोगों की जान चली गई। ट्रंप जो थे वो तमतमा गए। 26 मई को ट्रुथ सोशल पे लिखा कि ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। 28 मई को लिखा कि पुतिन आग से खेल रहा है, लेकिन तब भी बहुत कुछ बदला नहीं था। 14 जून को पुतिन ने ट्रंप को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए कॉल किया था। फिर 25 जून को नाटो समिट हुआ। यूरोप ने ट्रंप को रिझाया। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा ने उन्हें डैडी तक कह दिया था। फिर 4 जुलाई को ट्रंप और पुतिन की 6वीं बार फोन कॉल पे बात हुई। इसे पुतिन ने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जो लक्ष्य है वो पूरा करके दम लेंगे। इसके बाद अब ट्रंप को भी लगने लगा है कि वो ठगे जा चुके हैं। पुतिन
इस बीच ट्रंप की खुद की टीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। 1 जुलाई को अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को हथियार भेजने पर जो रोक लगा दी, इसके लिए वजह दी गई थी कि स्टॉक कम है। हम दुनिया भर में अमेरिकी मिलिट्री की रिव्यू कर रहे हैं। बाद में अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये रोक ट्रंप की जानकारी के बगैर ही लगा दी गई थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह फैसला अकेले लिया था, यानी झगड़ा सिर्फ स्टॉक रिव्यू का नहीं था, मामला था तालमेल का अभाव। ट्रंप को ये बात नागवार गुजरी। उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब पता चला कि कुछ हथियार पोलैंड में पड़े थे और यूक्रेन को बस पहुंचने ही वाले थे। 7 जुलाई को जब ट्रंप से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किसने रोक लगाई। हेगसेथ बगल में बैठे बगलें झांक रहे थे। फिर ट्रंप ने वो फैसला पलट दिया, बोले कि पुतिन इंसानों के साथ सही नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार जाएंगे, मैंने मंजूरी दे दी है। हम और हथियार भेज रहे हैं, मजबूरी है, उन्हें अपना बचाव करना है। अभी उन पर जोरदार हमले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें और हथियार भेजने होंगे। हाँ, मुख्यतः वही हथियार जो उनकी हिफाजत के काम आए। हथियार सप्लाई के अलावा ट्रंप का लहजा जेलेंस्की के लिए पहले के मुकाबले सॉफ्ट भी हुआ है। फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन अप्रैल में दोनों वेटिकन में मिले। इसके बाद रिश्ते थोड़े से पटे हुए दिखाई दे रहे हैं। नेटो समिट में भी जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई। 6 जुलाई को दोनों के बीच फोन पे बात हुई। माहौल इतना बदला है कि जेलेंस्की ने इस बातचीत को सबसे बेहतरीन तक बता दिया है। बोले कि अब तक की सबसे असरदार बातचीत थी। और इस तरह से ट्रंप फिर से वहीं खड़े हैं जहां जो बाइडेन पहले थे। अब फिर से यूक्रेन की तरफ झुकाव दिख रहा है। जेलेंस्की को फौरन पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने का यही एक जरिया है और इनका सौदा सिर्फ अमेरिका कर सकता है। हमने जानकारों से पूछा कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए अमेरिका की सैन्य और डिप्लोमेटिक मदद क्या और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। अभी ये कुछ क्लियर नहीं है कि ट्रंप उसी लेवल पे देंगे या कुछ दिन देंगे और फिर रोक देंगे, क्योंकि एक तो ट्रंप का कैरेक्टर ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के रिश्ते अच्छे रहे हैं पुतिन से और जेलेंस्की और यूक्रेन के साथ बुरे रहे हैं, तो कह नहीं सकते कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। यूक्रेन में भी बहुत से लोग अभी इस बात पे यकीन नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ट्रंप और अमेरिका सपोर्ट करते रहेंगे। तो अभी इस वक्त क्लियर नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी रहेगी या ये कोई शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ रूस और पुतिन के साथ अब मामला बस नाराजगी तक नहीं है। अमेरिका में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अब वाकई एक्शन लेंगे। 8 जुलाई को एक रिपोर्टर ने ट्रंप से यही पूछा कि क्या अब आप रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। ट्रंप बोले कि अगर करूंगा भी तो तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। हालांकि खबरें हैं कि रूस के खिलाफ ऑयल सैंक्शन के बिल पर भी विचार किया जा रहा है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया है। इसके तहत उन देशों पर 500% टैक्स लगेगा जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सबसे ज्यादा चपेट में आएगा और भारत का नाम भी आ ही सकता है। लेकिन बिल में छूट भी है। जो देश रूस से गैस लेते हैं पर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचाया जाएगा। 180 दिन की माफी मिलेगी और फिर से 180 दिन की छूट मिल सकती है। ट्रंप ने कहा भी है कि इस बिल पर नजर है, गौर से देख रहे हैं। हमने जानकारों से पूछा कि क्या रूस यूक्रेन की जंग अब ट्रंप के लिए आसान सौदा नहीं रह गई है। क्या नोबेल प्राइज का सपना सपना ही रह जाएगा। ये अंडरटोन का सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप अब रूस पर सैंक्शन लगा सकते हैं। सुनिए जानकार क्या कहते हैं। ट्रंप चाहें तो बहुत बुरे सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया के शैडो ऑयल फ्लीट के ऊपर, शैडो ऑयल टैंकर्स का जो फ्लीट है, ताकि रशिया फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा आसानी से और बहुत खर्चा आएगा रशिया को। ट्रंप चाहें तो यूक्रेन को बहुत अच्छे वेपन्स दे सकते हैं जो पुतिन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रंप किस तरह से बिहेव करते हैं। अभी आपको पता भी है कि एक बिल है यूएस पार्लियामेंट में, सेनेट में, जो कह रहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे जो कोई भी रशिया के साथ तेल का व्यापार करेगा। तो अगर वो पास हो गया तो ट्रंप के पास हथियार तो हैं। सवाल ये है कि ट्रंप करना चाहते हैं या नहीं, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके बहुत मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इस खबर के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे, लल्लन टॉप लाता रहेगा। फिलहाल सुर्खियां।
पहली सुर्खी भी ट्रंप से जुड़ी हुई है। वो एक एक करके कुछ देशों के नाम टैरिफ वाली चिट्ठी निकाल रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन 9 जुलाई को अब जब ब्राजील सहित कुछ देशों पर लगने वाले टैरिफ का ऐलान किया उन्होंने, तो साथ में एक अलग मुद्दा भी उठा दिया। हुआ यूं कि ट्रंप ने ब्राजील से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ का ऐलान किया, ट्रुथ सोशल पर लेटर शेयर किया, साथ में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की भी निंदा कर डाली। ट्रंप ने कहा कि बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा ब्राजील के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है, ये एक विच हंट है। विच हंट यानी बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाना, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। किसी शख्स को इरादतन टारगेट करना, ये सब विच हंट में आता है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, टैरिफ वाले फैसले पे अपनी बात रखी, लेकिन बोल्सोनारो वाले मसले पे कुछ नहीं बोले। सिल्वा ने लिखा कि ब्राजील एक इंडिपेंडेंट देश है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर कोई एक तरफा टैरिफ बढ़ाता है तो ब्राजील अपने नियमों के अनुसार जवाब दे देगा। बोल्सोनारो पर क्या केस चल रहा है और ट्रंप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आप साउथ अमेरिकी महाद्वीप का नक्शा देख लीजिए। ब्राजील यहाँ का सबसे बड़ा देश है। साल 2019 से 2022 के बीच बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति थे। फिर चुनाव हुआ और लूला डी सिल्वा जीत गए, लेकिन बोल्सोनारो ने हार नहीं मानी। उन्होंने विपक्ष पर ईवीएम से फ्रॉड करने का आरोप लगाया। दंगे हुए, कई शहरों में चक्का जाम किया गया। फिर आई 8 जनवरी 2023 की तारीख, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा कर लिया। सुना सुना लगेगा, यूएस में भी ऐसा ही हुआ था। ये मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को हटाने की मांग करने लगे थे। बोल्सोनारो पर आरोप लगा कि उन्होंने तख्ता पलट की साजिश रची थी। इसी बाबत उन पर केस चल रहा है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो 40 साल तक की सजा हो सकती है। अब सवाल कि इन सब में ट्रंप जो है वो बोल्सोनारो के हिमायती क्यों बन रहे हैं। दरअसल बोल्सोनारो जब प्रेसिडेंट थे तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में कई बार मुलाकात थी, अच्छी बॉन्डिंग रही थी। दोनों नेताओं का काम करने का तरीका और विचारधारा कमोबेश एक माना जाता रहा। बोल्सोनारो को कई बार ट्रंप ऑफ द ट्रॉपिक्स भी कहा गया। संभवतः इसी नाते अब ट्रंप बोल्सोनारो के पक्ष में बोल रहे हैं। अगली सुर्खी पिछले साल बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी है। ये सुर्खी, इससे जुड़ा एक ऑडियो इस साल मार्च में वायरल हुआ था। ये ऑडियो कथित तौर पर वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना का था। बीबीसी ने इसकी पुष्टि की है। इस ऑडियो के आधार पे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांग की है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए। यूनुस का कहना है कि भारत को नैतिकता और विवेक के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा क्या था इस लीक ऑडियो में कि शेख हसीना का देश अब इसके आधार पर उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ऑडियो में शेख हसीना 2 बड़ी बातें कहती हुई सुनी गई। पहली, उन्होंने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। दूसरी बात, हसीना को कथित तौर पर यह कहते सुना गया कि सुरक्षा बलों को जहां भी प्रदर्शनकारी मिले वे उन्हें गोली मार दें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉल पिछले साल 18 जुलाई को की गई थी। तब वो राजधानी ढाका में अपने घर में यानी गणभवन में थी। उनकी बात किसी सरकारी अधिकारी से हो रही थी जिसकी पहचान सामने नहीं आई है। बीबीसी ने पुलिस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया कि इस कॉल के कुछ घंटे बाद ही ढाका में सुरक्षा बलों ने राइफल्स का इस्तेमाल किया था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इस आरोप को खारिज किया है। अगली सुर्खी यूएस से। यहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के 6 नेताओं ने कनाडा की एम्बेसी को एक लेटर लिखा है। उनका कहना है कि कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं हमारी तरफ यानी अमेरिका में आ रहा है और इस वजह से हम गर्मियां एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि कनाडा और अमेरिका पड़ोसी देश हैं। नॉर्थ अमेरिका का नक्शा ऊपर देखेंगे तो ऊपर की हिस्से में आपको कनाडा लगा दिखाई देगा, नीचे अमेरिका दिखाई देगा। रिपब्लिकन सांसदों के लेटर के बाद कनाडा एम्बेसी स्पोक्सपर्सन ने बीबीसी से कहा कि जंगल की आग बुझाने के लिए प्रयास जारी हैं। कनाडा की वाइल्ड फायर पर अमेरिका ये प्रतिक्रिया तब दे रहा है जब वो खुद इस साल की शुरुआत में बड़ी वाइल्ड फायर झेल चुका है कैलिफोर्निया में, और अभी भी टेक्सास के आसपास का हिस्सा बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है, यानी बाढ़ की बात कर रहे हैं। अमेरिकी चैनल एनबीसी के मुताबिक इस आपदा में हुई मौतों का आंकड़ा 120 तक पहुंच गया है। 170 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। रेस्क्यू जारी है। मौसम विभाग ने टेक्सास में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई है। उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो प्राकृतिक आपदा से जल्द उबरे और दूसरे देशों की आपदा के प्रति भी संवेदनशील रुख अपनाए रखे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।